गिनी पिग। सब्रांत चेहरे के पीछे की क्या शख्सियत थी। 40 वर्ष में ही राजी के बाल काफी सफेद हो गए थे। वो पार्लर जाती, बाल डाई करवा कर आ जाती। पार्लर वाली के लिए वो एक मोटी आसामी थी। राजी हर समय सुंदर दिखना चाहती थी। वो क्या, उसका पति अनिरुद्ध और दोनों बेटियां भी तो यही चाहती थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जानी पहचानी हस्ती अनिरुद्ध कपूर का जब राजी से विवाह हुआ तब राजी रज्जो हुआ करती थी। मालूम नहीं अनिरुद्ध की मां को रज्जो में ऐसा क्या दिखा था। जयपुर में एक विवाह समारोह में उसे देखकर उन्होंने राजी को अनिरुद्ध के लिए अपने मन में बसा लिया। रज्जो विवाह कराने वाले पंडित शिव प्रसाद की बेटी थी। 12वीं पास रज्जो यूं तो बहुत सलीके वाली थी, परंतु एमबीए अनिरुद्ध के लिए कहीं से भी फिट नहीं थी। विवाह संपन्न होने के बाद अनिरुद्ध की मां ने पंडित जी के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया। पंडित जी के लिए ये प्रस्ताव उनके भोजन के थाल में परोसा हुआ ऐसा लड्डू था जो न निगलते बन रहा था न ही उगलते। वे असमंजस में थे। कहाँ वे ब्राह्मण और कहाँ लड़का पंजाबी, कहाँ लड़के का इतना बड़ा धनाढ्य और आधुनिक परिवार, कहाँ वे इतने गरीब। दोनों परिवारों में कोई मेल नहीं, जमीन आसमान का अंतर। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते को स्वीकारे या नकारे। पंडित शिव प्रसाद ने दबी जबान में पूछा, बहन जी, लड़का। पंडित जी अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि श्रीमती कपूर ने उन्हें बताया कि लड़का किसी सेमिनार में विदेश गया हुआ है। श्रीमती कपूर के साथ उनके पति श्रीदेश कपूर और अनिरुद्ध के दोनों छोटे भाई भी इस विवाह समारोह में जयपुर आए थे। पंडित जी असमंजस में थे। मैं समझ सकती हूँ पंडित जी कि आप हमारे पंजाबी परिवार में अपनी बेटी को भेजने में झिझक रहे हैं, पर अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। मुझे ही देख लीजिए, मैं कायस्थ परिवार से हूँ और कपूर साहब पंजाबी, तो क्या आपकी बेटी हमारे पंजाबी परिवार की बहू नहीं बन सकती? पंडित जी मध्यम वर्गीय अवश्य थे, परंतु खुले विचारों के थे। उन्होंने श्रीमती कपूर से कहा, बहन जी, मुझे 1-2 दिन का समय दे दें, मैं घर में सलाह कर लूं। ठीक है पंडित जी, हम आपका जवाब सुनकर ही दिल्ली वापस जाएंगे, श्रीमती कपूर ने कहा। अगले ही दिन सुषमा जी को उस शादी वाले घर के यजमान के साथ अपने घर आया देख पंडित जी पसोपेश में पड़ गए। पंडित जी, आप सोच लीजिए, इतना अच्छा घरवर जरा मुश्किल ही है मिलना। जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुछ झिझक कर बोले, वर को भी हमने नहीं देखा है। इधर हमारी पुत्री भी अभी पढ़ाई करना चाहती है। पंडित जी असमंजस में घिरे रहे। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, हमारा लड़का तो खुद ही एमबीए है, चाहेगी तो जरूर आगे पढ़ लेगी। जहाँ तक लड़के को देखने का सवाल है तो वो 15 दिन में आ जाएगा, देख लीजिएगा। हमें आपकी बेटी की खूबसूरती और सादगी भा गई है पंडित जी। हमें और किसी चीज की इच्छा नहीं है सिवा सुंदर लड़की के। सुषमा जी ने अपनी अमीरी का एहसास करवाया। बात इस पर आकर ठहर गई कि अनिरुद्ध के विदेश से लौटकर आते ही वे उसे लेकर जयपुर आ जाएंगी। कपूर परिवार दिल्ली लौट गया तो शास्त्री जी ने चैन की सांस ली और फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। रज्जो को इस वर्ष बीए में प्रवेश भी दिलवाना था, उसे अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी। पत्नी से वे इन्हीं बातों पर चर्चा करते रहते। किसी न किसी प्रकार पंडित शिव प्रसाद ने इस मध्यम वर्गीय लोगों के मोहल्ले में घर तो बना लिया था, परंतु वे इसे थोड़ा सजाना संवारना चाहते थे। बेटी के ब्याह के लिए अच्छे रिश्ते की चाहत हर माता पिता को होती ही है। वे भी अपना स्टेटस बनाना चाहते थे। सुषमा कपूर को जयपुर से दिल्ली गए हुए अब लगभग 1 महीना हो गया था। पंडित जी के लिए भी वे एक सपना सी हो गई थी, पर अचानक एक दिन वो सपना हकीकत में बदल गया जब एक बड़ी सी सफेद गाड़ी से लकदक करती सुषमा जी उतरी। उनके साथ एक सुदर्शन युवक भी था। बेचारे पंडित जी का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन्होंने सुषमा जी और उस युवक को बैठक में बैठाया। और पंडित जी कैसे हैं? ये है हमारे बड़े बेटे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने बड़ी शालीनता से हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। पंडित जी अनिरुद्ध की शालीनता से गदगद हो गए। सुषमा जी ने पस से निकालकर अनिरुद्ध की जन्मपत्री पंडित जी को पकड़ाई। आप तो सोच रहे होंगे कि अब हम आएंगे ही नहीं, पर अनिरुद्ध ही विदेश से देर से आया। मैंने सोचा कि इसे साथ लेकर आना ही ठीक रहेगा। पंडित जी के मस्तिष्क पर फिर से दबाव सा पड़ने लगा। अनिरुद्ध बाबू, मेरी बेटी सिर्फ 12वीं पास है, परंतु उसे पढ़ने का बहुत शौक है। इसी वर्ष उसे बीए में प्रवेश लेना है। हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपकी बेटी जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है, अनिरुद्ध ने कहा। यानी बेटा भी तैयार है। पंडित जी का मन फिर से डामाडोल होने लगा। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ होगी, उन्होंने सोचा। इस सोच विचार के बीच लड़के की देखा देखी भी हो गई, जन्मपत्री भी मिल गई और पसोपेश में ही शादी भी तय हो गई।
पंडित जी अब भी अजीब सी ऊहापोह में ही पड़े हुए थे। अब जब सब कुछ तय हो गया है तब क्यों आप डामाडोल हो रहे हैं? पंडिताइन बार बार पंडित जी को समझाती। पंडित जी, ग्रह इतने अच्छे मिल रहे हैं, फिर क्यों बिना बात ही परेशान रहते हैं? उनके मित्र उन्हें समझाते। मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, कैसे सब कुछ होता जा रहा है, पंडित जी अन्य से कहते। महीने भर में ही विवाह भी संपन्न हो गया और उनकी लाडली रज्जो अपनी ससुराल पहुंच गई। पंडित जी ने तो तब बेटी का घर देखा जब वे उसे लेने दिल्ली गए। क्या घर था, उनकी आंखें चुंधिया गईं। दरबान से लेकर ड्राइवर, महाराज, अन्य कामों के लिए कई नौकर चाकर। कुछ देर बेटी के घर में रुकने के बाद वे उसे लेकर जयपुर रवाना हो गए, लेकिन उनकी चिंता का अभी अंत नहीं हुआ था। रास्ते भर वे सोचते रहे, नहीं कुछ तो कमी होगी, वरना ड्राइवर के सामने कुछ पूछ नहीं सकते थे। अतः बेटी से रास्ते भर इधर उधर की बातें ही करते रहे। घर पहुंचते ही रज्जो की माँ उसे घेर कर बैठ गई। तू खुश तो है ना? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बेटी खुश है जानकर पंडिताइन की आंखें खुशी से छलछला आईं। लेकिन हम लोग मुंबई चले जाएंगे। रज्जो ने अचानक ये भेद खोला तो पंडित जी चिंतित हो उठे। क्यों मुंबई, क्यों? पंडित जी उठकर चारपाई पर बैठ गए। इनकी नौकरी मुंबई में ही है न? रज्जो ने बताया। एक और राज खुला था। पंडित जी तो अब तक यही सोच रहे थे कि अनिरुद्ध दिल्ली में ही नौकरी कर रहे हैं। इतनी दूर मुंबई में उनका दिल फिर घबराहट से भर उठा। अगले दिन अनिरुद्ध रज्जो को लेने जयपुर पहुंच गए थे। उस दिन पंडित जी ने खुलकर दामाद से बात की और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की। बेटे, हम जानते हैं कि हमारी बेटी आपके घर के योग्य नहीं है, परंतु अब तो जो होना था हो चुका है। अब उसका ध्यान आपको ही रखना है। पंडित जी ने दामाद के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उनकी पत्नी भी हाथ जोड़े खड़ी थी। यह क्या कर रहे हैं आप मुंबू? अनिरुद्ध के मुंह से मुंबू सुनकर पंडित जी चौंक उठे। मुझे राजी ने सब बता दिया है। मांजी और बाबूजी को मिलाकर ही उसने यह नया शब्द बनाया है, मुंबू, यानी माँ और बाबूजी। आप मेरे लिए भी मुंबू ही हुए न? पंडित जी व उनकी पत्नी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। क्या राजकुमार सा दामाद है, सुंदर और सुशील। मैं जानता हूँ माता पिता को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है, पर आप चिंता न करें। मुझे अपनी माँ को ये प्रूव करके दिखाना है कि मैं कैसे पत्थर तराशने की कला में माहिर हूँ। मतलब मैंने ही मॉम से कहा था कि वे मेरे लिए कोई साधारण घर की लड़की ढूंढे। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उसे तराश कर कैसे हीरा बनाया जाता है। अनिरुद्ध ने फिर से मुस्कुराकर पंडित जी को बताया। मतलब मेरी बेटी आपके लिए महज एक परीक्षण की चीज, मात्र गिनी पिग। पंडित जी को चक्कर से आने लगे। अगर परीक्षण सफल न हुआ तो? आप चिंता क्यों करते हैं मुंबू? मेरी ये दूसरी माँ है। इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है, पर हर बार ये मुझसे एक्सपेरिमेंट करवाती रही है और मैं हमेशा उनके टेस्ट में पास होता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, पास? क्या मैंने अपनी रज्जो को प्रयोग की भट्ठी में झोंक दिया है? पंडित जी के मुंह से अनायास ही निकल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिरुद्ध को कितना विश्वास था स्वयं पर और रज्जो पर भी। खैर, वो समय तो बीत चुका था जब पंडित जी की स्थिति कोई निर्णय लेने की होती। अब तो परीक्षण का परिणाम देखने के लिए ही उन्हें समय की सूली पर लटकते रहना था। अनिरुद्ध अपनी राजी और पंडित जी की रज्जो को लेकर मुंबई चले गए थे। अनिरुद्ध ने ससुर जी के यहाँ एक टेलीफोन भी लगवा दिया था, जिससे वे अपनी प्यारी बिटिया की स्थिति जानते रहे। साल भर तक केवल फोन पर ही मुंबू से रज्जो की बात होती रही। साल भर बाद अनिरुद्ध स्वयं अपनी पत्नी को लेकर जब जयपुर आए तो रज्जो को देखकर मुंबू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब उनकी रज्जो नहीं रह गई थी। अनिरुद्ध की पत्नी राजी और फिर राज हो गई थी। बेटी को देखकर पंडित जी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को बेटी, दामाद से मिलने के लिए बुलवा दिया था। आखिर अनिरुद्ध को कहना ही पड़ा, मुंबू, मैं और राज आपसे एक दिन के लिए मिलने आए हैं। कल हमें दिल्ली भी जाना है। मॉम मेरे एक्सपेरिमेंट को ठोकबजा कर देखना चाहती है। आप बातें कीजिए। इतने लोगों को बुलाकर तो वे और कुछ कहते कहते चुप रह गया थे। शायद रज्जो ने पति को इशारा किया था। पंडित जी की हसरत ही रह गई कि वे मोहल्ले के लोगों को जोड़कर कुछ कथा कीर्तन करते। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध अपनी खूबसूरत, मॉडर्न, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी को लेकर दिल्ली रवाना हो गया था। लंबी सांस भरते मुंबू ने सोचा था कि चलो बेटी खुश तो है। समय अपनी गति से चलता रहा। इस बीच रज्जो के 2 बेटियां हो चुकी थीं। लगभग हर वर्ष अनिरुद्ध पत्नी को दोनों बेटियों सहित 2-4 दिन के लिए नाना के यहाँ भेज देते।
अनिरुद्ध की बेटियां कहाँ नाना नानी का लाड प्यार पा सकी थी। वे तो बस आती और जब तक ना उनके मुंह से निकलता तब तक तो उनके जाने का दिन आ जाता। कुछ वर्ष इसी तरह बीत गए। रज्जो से दूर रहने का गम और अकेलापन पंडित पंडिताइन को खाए जा रहा था। 10 वर्ष के अंदर ही वे चल बसे और वह घर सदा के लिए बंद हो गया। रज्जो ने उस पर अपने हाथों से ही मोटा ताला लटकाया था। उस दिन वो कितना फूट फूट कर रोई थी। धीरे धीरे रज्जो की बेटियां भी बड़ी हो चली थी। फिर उनकी शादियां भी हो गईं। एक बेटी सिंगापुर और दूसरी दुबई में सेटल हो गई थी। एक MBA और दूसरी मेडिकल ऑफिसर। दामाद भी इतने भले कि सास ससुर का ध्यान अपने माता पिता से भी अधिक रखते। 20 वर्ष मुंबई में रहकर अनिरुद्ध और रज्जो भी सिंगापुर चले गए थे। दिल्ली में अब माता पिता भी नहीं रहे थे। भाई अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। सब कुछ बहुत अच्छा मिला रज्जो को, लेकिन न जाने क्यों वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर कुछ बेचैन सी रहने लगी थी। कभी महसूस करती कि उसका पूरा जीवन ऐसे ही तो बीता है जैसा अनिरुद्ध ने चाहा था या एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने हिसाब से, अपनी सोच से कुछ किया क्या? अनिरुद्ध के हिसाब से हाथों में हाथ डालकर पार्टियां, डांस, पिकनिक और न जाने क्या क्या, सिर्फ शो है बिजनेस। उसका अपना क्या रहा? कहाँ रही वो सीधी सादी साधारण से मोहल्ले की रज्जो? सिंगापुर में वो अनमनी सी रहने लगी थी। दिन भर मुंह सी कर बैठी रहती, आकाश को निहारा करती। कारण समझ में नहीं आ रहा था। बेटियों से सलाह करके अनिरुद्ध भारत वापस आ गए। मुंबई में एक फ्लैट पहले से ही खरीद रखा था। यहाँ भी वे अपनी जॉब में व्यस्त रहते थे अनिरुद्ध, परंतु रज्जो अपनी यादों की पुरानी गलियों में भटकती रहती, एकदम तन्हा, नितांत अकेली। हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सजाने संवारने वाली रज्जो एक बार कई दिनों के लिए बीमार पड़ गई। शायद वो अकेलापन महसूस कर रही थी। इससे भी अधिक उसके मस्तिष्क में मुंबू की असमय मृत्यु मंडराती रहती। उसके पास इतना कुछ है तब भी वो इतनी उदास रहती। उसे मुंबू और उनका घर याद आता रहता। एक दिन नौकरानी ने ब्यूटिशियन को घर पर ही रज्जो का फेशियल करने के लिए बुला लिया, शायद साहब के आदेश पर, परंतु रज्जो ने उसे वापस भेज दिया। कई दिनों से उसकी मनोदशा अजीब सी थी। अनिरुद्ध ने छोटी बेटी रोज को सिंगापुर से रज्जो की देखभाल के लिए बुला लिया था। उसके 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें उसके पति आया की मदद से संभाल लेते थे, अतः वो माता पिता के पास बीच बीच में आ जाती थी। रज्जो सोचती कि वो बेटी को अपनी सेवा के लिए बुला लेती है, पर वो स्वयं किस दिन अपने माता पिता की जरूरत में काम आ सकी थी। अंदर ही अंदर रज्जो को घुन लगने लगा था। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने सफेद बालों को देखकर अचानक ही वो सोचने लगी कि किसी राजा ने केवल एक बाल सफेद देखकर राजपाट त्यागने का फैसला ले लिया था। उसका तो न जाने कब से सारा सिर ही सफेद है। हर बार डाई करवा कर स्वयं को जवान सिद्ध करने की होड़ में ही लगी रही है। बाकी कभी कुछ नहीं किया, बस केवल एक्सपेरिमेंट यानी गिनी पिग भर बनी रही ताउम्र। अक्सर आंसू धुलक कर उसके गालों पर बहने लगते। छोटी बेटी रोज इस बार माँ को देखकर सहम गई थी। जब रोते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ मॉम, आर यू ऑल राइट? सुबकियों के बीच रज्जो ने सिर हिलाया कि वो ठीक है। फिर आप रो क्यों रही हैं? रात में भी माँ को करवटें बदलते देखकर रोज कुछ परेशान सी हो उठी थी। अचानक वो उठ बैठी और माँ को बाहों में भर लिया। I want to visit my hometown. I want to meet people who were around me. सुबकते हुए रज्जो ने अपनी खूबसूरत बेटी रोज के कंधे पर अपना सिर रख दिया और जोर से बिलख उठी। तुम जानती हो राज, कितने साल हो गए हैं तुम्हें वहाँ गए? तुमसे किसी का कांटेक्ट भी नहीं है शायद? फिर अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर बौखला उठे थे। मैं मुंबू का घर खोल कर देखना चाहता हूँ। करोगी क्या वहाँ जाकर? कौन पहचानेगा तुम्हें? अनी प्लीज, मैं मुंबू का घर खोलना चाहती हूँ। सहन में बनी हुई तुलसी की क्यारी को छूना चाहती हूँ। मुझे पता है कृष्णा बहन जी, इंदु मौसी, सरोज मौसी मुझे देखकर खुश होंगी। बस जस्ट वंस, मेरा बचपन मुझे पुकार रहा है, मेरा घर मुझे पुकार रहा है। वहाँ कौन रहा होगा तुम जानती हो क्या? उनकी राज में रज्जो प्रवेश कर रही थी। कितनी मुश्किल से उस मिट्टी की गंध शरीर से मलमल कर छुड़ाई थी उसने। अब फिर से 60 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी उस गंध को लपेटने के लिए व्याकुल हो उठी थी। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? ये बेचारी अपना घर, बच्चे, जॉब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है। रोज के मन में माँ के प्रति कुछ पिघलने लगा। ओके डैड, आई विल टेक हर विद मी जस्ट फॉर 2 days ओनली। उसे वापस भी तो जाना था। रज्जो रोज के साथ मुंबू के शहर जयपुर आ गई। स्टेशन से घर तक का सफर रिक्शे में बमुश्किल से कटा। वो जल्दी अपने मुंबू के घर पहुंचना चाहती थी।
रास्ते भर वो उन सड़कों और गलियारों को बच्चों की तरह खुश होकर निहारती जा रही थी। रज्जो तो मानो अपने बचपन की सैर करने लगी थी। बीमारी से कमजोर हुई रज्जो में मानो किसी ने फूंक कर ताजी हवा का झोंका भर दिया था। माँ के पास से चाबी निकालकर रोज ने जैसे ही दरवाजे के ताले से जूझना शुरू किया, ऊपर से कच्ची मिट्टी भरभरा कर उसके खूबसूरत चेहरे पर फैल गई। हाथों से चेहरे को झाड़ते हुए उसने खींचकर माँ की ओर देखा। मॉम, कांट वी हैव समवन टू क्लीन द डोर? ओह माय गुडनेस। धीरे धीरे आसपास के दरवाजे खुलने लगे। औरतें फुसफुसाती हुई उनकी ओर बढ़ी। रोज ने पैंट में से रुमाल निकालकर मुंह पर फैली मिट्टी को साफ करने की बेकार सी कोशिश की। कौन हो? लाठी पकड़े एक बुजुर्ग महिला चश्मे में से झांकने का प्रयास कर रही थी। रज्जो की आंखों में चमक भर आई। लाठी चाची, उसने आंसुओं से चेहरा तर कर लिया और झुकी कमर वाली महिला के गले लगकर सुबकने लगी। रज्जो हूँ चाची, आपकी रज्जो, पहचाना नहीं? अंदर से चाची की किसी बहू ने एक खाट लाकर सड़क के किनारे डाल दी थी। घूंघट के भीतर से बहुएं पैंट पहनी हुई सुंदरी को निहार रही थी। जरूर कोई मेम है, एक ने फुसफुस करके दूसरी के कान में कहा। रोज उनके पास चली आई। नमस्ते, मैं इनकी बेटी, कोई सर्वेंट मिल जाएगा यहाँ? ताला भी नहीं खुल रहा है, उसे भी खोलना होगा। घूंघट वाली बहुओं में से एक ने घर में बर्तन मांजती हुई महरी को आवाज देकर बाहर बुला लिया। आप इसे चाबी दे दीजिए, ये खोल देगी। महरी ने उसके हाथ से चाबी ले ली और ताले में चाबी घुमाने लगी तो कुंडा टूटकर उसके हाथ में आ गया। महरी को वही छोड़ रोज उस ओर बढ़ गई जहां रज्जो खाट पर बैठी बुजुर्ग महिला से बातें कर रही थी। रोज के लिए यह माहौल कुतूहल भरा था। तेरी दो बेटी है ना रज्जी? बूढ़ी औरत उसे अच्छी प्रकार देखना चाहती थी। वो अपने चेहरे को ऊपर नीचे करने लगी थी। बहुत कम दिखाई देता है बेटी, देखो अब तो हमारी उम्र का कोई एक आध ही बचा होगा। सभी साथ छोड़ गए। अच्छा किया तू आ गई, तेरे से मिलना हो गया। रोज के सामने चाय का प्याला आ गया था और दोनों बहुएं उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द खड़ी हो गई थी। ले बेटी, समोसा फोड़ ले। रोज को हंसी आने को हुई पर उसने कंट्रोल कर लिया। समोसा कुतरते हुए उसने मुंबू के मकान के बाहरी हिस्से में उगे पीपल के छोटे छोटे पौधों पर नजर गड़ा दी। हर साल काट देते हैं हम जी, पर ये हर साल उगाते हैं। घूंघट वाली एक बहू ने उसकी दृष्टि भांप ली थी। मुंबू के घर में अब भी जीवन है, वो सोचने लगी, लेकिन रात में इस घर में तो रहा नहीं जा सकता। जयपुर तो इतना बड़ा शहर है, अच्छे अच्छे होटल हैं, वो मॉम को वहाँ रहने के लिए मना लेगी। बेटा, मैं जिनसे मिलने आई थी उनमें से तो कोई भी नहीं रहा। रोज ने माँ का कंधा दबाकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। इट्स ऑल राइट मॉम, जिंदगी ऐसे ही चलती है। फिर थोड़ा रुककर रोज आगे कहती है, मॉम अंदर चलेंगी? आपका तुलसी का चौरा? हाँ, और कोई तो मिला नहीं। राजी दुखी थी। चलिए अंदर देखते हैं, रोज उसका ध्यान बटाना चाहती थी। हाँ कहकर रज्जो ने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का प्याला मेज पर रखा और उठ खड़ी हुई। उसके साथ लाखी चाची भी अपना डंडा उठाकर उसके घर की ओर बढ़ चली। उनके पीछे पीछे दोनों घूंघट वाली बहुएं भी। रोज आगे बढ़कर सहन पार कर गई थी। पीछे पीछे राजी आ रही थी। तुलसी का टूटा चौरा सहन में मृत्युशैया पर पड़े बूढ़े की तरह मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रज्जो ने सिंहद्वार में प्रवेश किया ही था कि ऊपर से टूटी लटकी हुई बल्ली उसके सिर पर गिरी और वो वहीं पसर गई। लाखी चाची को बहुओं ने पीछे खींच लिया था। जोरदार आवाज सुनकर रोज ने पीछे मुड़कर देखा। मॉम, वो चिल्लाई, पर मॉम की आवाज शांत हो गई थी। हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखें उलट चुकी थी और प्रतीक्षारत तुलसी के टूटे हुए चौरे पर अटक गई थी। राज कपूर की फिर से रज्जो बनने की हसरत पूरी हो गई थी। समय ने उसे कहां घुमा फिरा कर उसके साथ न जाने कितने प्रयोग करके रज्जो को फिर से उसी धूल में मिला दिया था जिससे निकलकर वो ताउम्र समय के साथ आंख में